अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। इस टॉपिक को भी हम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के ज़रिए डिस्कस करेंगे ताकि याद करने में और रिवीजन में आसानी हो। देखें, जिस तरह घर का एक सरबराह होता है, फैक्ट्री का जनरल मैनेजर होता है जो तमाम कामों को कंट्रोल करता है, उनकी निगरानी करता है, बिल्कुल इसी तरह सेल का भी एक कंट्रोल सेंटर होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इट्स अ मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, हाँ स्वाय मसल फाइबर सेल के, लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। क्यों? उसकी वजह यह है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। हम जानते हैं कि प्लांट सेल में दरमियान में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा साइड पे पुश हो जाता है। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो एक यूकेरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। यहाँ पे डायग्राम से हम देखते हैं, सबसे बाहर इसके मेम्ब्रेन होती है झिल्ली, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर लिक्विड होता है, जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस मटेरियल है, लिक्विड है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। देखें, सेल के अगर हम साइटोप्लाज्म की निस्बत देखें तो न्यूक्लियस डार्क होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी एक डार्क रीजन है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, लेकिन इसके बाहर कोई झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं होती। फिर न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे ये देखें धागानुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये क्रोमाटिन कहलाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम इसके एक एक हिस्से को अलग-अलग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर इनवेल्प की बात करें तो कह रहा है इट्स ए डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। यहाँ पे देखें, ये डबल मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन और बाहर की तरफ भी, और इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस है। इस स्पेस को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी इन दोनों के दरमियान स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाएगी। और ये मेम्ब्रेन भी जिस तरह सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है ना, लिपिड, बाइलेयर और प्रोटीन, तो इसकी कंपोजिशन भी वही है। अब दो मेम्ब्रेन है ना, एक बाहर को एक अंदर को, तो कह रहा है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इनवेल्प इज कवर्ड विद द राइबोसोम्स एंड इज कनेक्टेड टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम जानते हैं इस मेम्ब्रेन के साथ बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क होता है, तो लिहाजा इसके साथ राइबोसोम भी अटैच होते हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क इसके साथ अटैच होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है न्यूमेरियस पोर्स इन द न्यूक्लियर इनवेल्प कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। इस न्यूक्लियर इनवेल्प में सुराख होते हैं, उनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये सुराख नजर आ रहा है, ये 2 डायमेंशन डायग्राम है ना, 3 डायमेंशन में देखेंगे तो आपको सुराख नजर आ रहे होंगे। आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। एक्चुअली वो जो पोर्स है ना, वो प्रोटीन की वजह से होते हैं। वो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी आपने देखी थी, तो यहाँ पे भी वो प्रोटीन है जिसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, जो कि पोर्स बनाती है, न्यूक्लियोपोर्स। एट द पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर पोर बोथ मेम्ब्रेन्स आर इंटरकनेक्टेड। देखें, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन, जहाँ पे पोर यानी सुराख होगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। और ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ना, ये रेगुलेट करते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी न्यूक्लियस और बाहर साइटोप्लाज्म, अंदर और बाहर आने जाने को, मटेरियल्स के आने जाने को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि दिस एक्सचेंज इंक्लूड आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन मूविंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। देखिए, हमें पता है ना कि राइबोसोमल प्रोटीन और राइबोसोम इस न्यूक्लियोलस में बनते हैं, तो राइबोसोमल प्रोटीन और आरएनए इस न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाते हैं। और इसी तरह प्रोटीन जैसा कि डीएनए पॉलीमरेज, कार्बोहाइड्रेट्स, सिग्नलिंग प्रोटीन्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और लिपिड जोन से हैं मूविंग इनटू द न्यूक्लियस। ये चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर की तरफ मूव करती हैं। ऑल्दो स्मॉलर मॉलिक्यूल सिंपली डिफ्यूज थ्रू द पोर्स, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स जो इस सुराख से छोटे हैं वो तो आसानी से डिफ्यूज इन हो जाएंगे, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स में बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस, यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो, उनको गुजारने के लिए क्या होता है, इन मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं ना, वो उन लार्ज मॉलिक्यूल को क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं, पहचानती हैं, एंड देन डिफ्यूज विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोपोरीन इनटू और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। यानी जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको यहाँ पे वो जो प्रोटीन्स हैं ना, न्यूक्लियोपोरीन प्रोटीन्स, वो उनको रिकॉग्नाइज करेंगी और फिर वो उनको अलाउ करेंगी गुजरने के लिए, यानी वो उनको रास्ता देंगी, तो फिर वो अंदर और बाहर डिफ्यूज करेंगे बड़े मॉलिक्यूल। नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म, जो अंदर आपको लिक्विड येलो कलर में नजर आ रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस, यानी ये बुनियादी सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस के। फॉर्म ऑफ किस चीज़ का बना होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, इंजाइम्स जैसा कि डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स एंड सम मेटल आयंस जैसा कि मैग्नीशियम। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ना, प्रोटीन, इंजाइम, न्यूक्लियोटाइड और मेटल आयन, ये किस लिए होती हैं, फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये आरएनए और डीएनए को बनाती हैं। इट आल्सो कंटेन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन तो हमें पता है कि क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होती है, इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं इसमें।
द न्यूक्लियोप्लाज्म इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म की निस्बत कंडेंस होता है, गाढ़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद होता है, तो लिहाजा ये साइटोप्लाज्म से डिफरेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस। इट्स ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। याद रखें, साइटोप्लाज्म की निस्बत न्यूक्लियस डेंस होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मजीद एक डेंस रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अलबत्ता इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। कुछ सेल में ये एक होता है और कुछ में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई भी हो सकते हैं। न्यूक्लियोलाई प्लूरल है और न्यूक्लियोलस सिंगुलर वर्ड है। अब ये जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है ना, सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, जैसा कि इंटरफेस, सिर्फ ये तब नजर आता है, और जब सेल डिवाइड कर रहा होता है ना, उस वक्त न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। अब जो न्यूक्लियोलस है ना, मजीद इसके दो हिस्से हैं, पेरिफेरल ग्रेन्यूलर एरिया, यानी इसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना वो ग्रेन्यूलर होता है, यानी उसमें ग्रेन्यूल दानेदार स्ट्रक्चर नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, जैसा कि आपको ये नजर आ रहे हैं राइबोसोम के सब यूनिट्स। जबकि एंड सेंट्रल फाइब्रिल एरिया, अंदर वाला हिस्सा फाइब्रिल है, यानी इसमें फाइबर होते हैं। कौन से फाइबर? कंटेनिंग राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए, यानी इसमें राइबोसोमल आरएनए और डीएनए होता है। आरएनए का तो आपको पता है। अब ये राइबोसोमल डीएनए क्या होता है? एक्चुअली राइबोसोमल डीएनए उस डीएनए को कहते हैं जिसके पास आरएनए बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, यानी राइबोसोमल आरएनए बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि हमें पता है ना, ये तीनों किस्म के जो डीएनए आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर और मैसेंजर आरएनए, उनको बनाने की इंफॉर्मेशन भी, उनको बनाने के कोड्स भी डीएनए के पास होते हैं। तो डीएनए का वो हिस्सा जिसके पास आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनाने की इंफॉर्मेशन है, उसे हम राइबोसोमल डीएनए कहेंगे। देयरफॉर इसीलिए न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम। इसी वजह से ये राइबोसोम बनाता है, क्योंकि इसके पास देखिए ना राइबोसोमल डीएनए है जो कि राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, और वही राइबोसोमल आरएनए फिर राइबोसोम को बनाता है। तो ये बड़ा अहम एमसीक्यू है कि न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है और राइबोसोम फिर फर्दर प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। आखिरी हिस्सा डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस का, क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम। यहाँ पे आपको ये धागानुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको हम क्रोमाटिन कहते हैं। क्रोमाटिन इज नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी धागानुमा स्ट्रक्चर हैं जो कि बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। याद रखिएगा दो चीज़ें, डीएनए और प्रोटीन, इसको हम क्रोमाटिन कहते हैं। अब क्रोमाटिन और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है, इसको इस तरह से समझें। आपके पास एक नलकी है ना जिसके गिर्द धागा लिपटा हुआ है, तो वो एक तरतीब के अंदर है, वो कंडेंस फॉर्म है, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। और अगर आप उस धागे का एक सिरा पकड़ें और सारी नलकी उखेड़ दें और वो एक गुच्छा बन जाए बेतरतीबा सा, इस तरह से एक बेतरतीबा सा धागों का गुच्छा नजर आए आपको, तो उसे हम क्या कहेंगे? इट्स ए क्रोमाटिन। वो बिखरा हुआ गुच्छा क्रोमाटिन कहलाता है। और जब सेल डिवाइड होने लगता है ना, सेल डिवाइड होने लगता है, तो वो क्रोमाटिन आपस में इस तरह से तरतीब पाते हैं, इकट्ठे होते हैं, और वो कंडेंस होके ये इस तरह से एक शक्ल इख्तियार करते हैं। इस कंडेंसेशन फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये आपके पास क्रोमोसोम है, यानी आप कह लें कि इट्स ए क्रोमोसोम। वैसे जो धागानुमा स्ट्रक्चर है सारा वो क्रोमाटिन है, और जब वो कंडेंस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। तो एक ही चीज़ है, इसकी कंडीशंस डिफरेंट हैं। देखें, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होगा, क्रोमाटिन फाइबर बिगन टू कंडेंस एंड क्वाइल अप इनटू सेपरेट स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, यानी ये कंडेंस होकर इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसे हम क्रोमोसोम कहेंगे, विच आर थिक इनफ टू बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अब देखिए ना, जब एक धागा नल के गिर्द एक तरतीब में लिपट गया तो वो थिक हो जाएगा, आसानी से देखा जा सकेगा माइक्रोस्कोप में। ए टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमाटिड्स। अब याद रखिएगा कि सेल डिवीजन की एक स्टेज होती है इंटरफेस, उसमें हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी तैयार करता है, क्योंकि माइटोसिस में ना एक सेल से, एक डिप्लॉइड सेल से 2 डिप्लॉइड सेल बनने होते हैं ना, तो दोनों सेल में क्रोमोसोम की सेम इन्फॉर्मेशन जानी होती है। लिहाजा माइटोसिस की इंटरफेज में हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी तैयार करता है, और उनकी ये जो कॉपीज़ है, देखें ये क्रोमोसोम एक है, इसकी 2 कॉपीज़ हैं, इनको हम कहेंगे ये आपस में सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये एक क्रोमोसोम है, इंटरफेज में ये अपनी कॉपी तैयार करता है एग्जैक्टली उस तरह से, तो आप उसे कहेंगे क्रोमोसोम एक ही है, उसकी 2 कॉपीज़ हैं। तो ये जो 2 कॉपीज़ हैं इनको हम क्या कहेंगे? ये क्रोमाटिड है। क्रोमोसोम एक ही है, उसकी 2 कॉपीज़ हैं, इनको हम क्रोमाटिड्स कहेंगे। ओके जी, वो कह रहा है कि विच आर अटैच टू ईच अदर एट द पॉइंट नाउन एज सेंट्रोमियर। ये क्रोमाटिड्स आपस में एक पॉइंट पे अटैच होते हैं जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ये पॉइंट, ये देखें, ये अंदर की तरफ कंडेंसेशन है, ये सेंट्रोमियर है जहाँ से ये अटैच है। ये सेंट्रोमियर इज ए कंस्ट्रिक्शन फंक्शनली रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी ये सेंट्रोमियर ऐसी कंस्ट्रिक्शन है जो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है, यानी आधे क्रोमोसोम इधर जाने होते हैं, हाफ इधर जाने होते हैं। Each centromere has a complex of kinetochore protein present on the opposite side of the constriction, यानी इसके opposite side, इस तरफ
इस तरफ यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, इसके भी इस तरफ यहाँ पे एक प्रोटीन होती है। जैसा कि यहाँ पे ये आपको चारों तरफ, अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्शन और बाहर की तरफ प्रोटीन, उसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। ये आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही है। ओके जी, यहाँ पे कुछ साइंसी इन्फॉर्मेशन है। वो कह रहा है कि सीव ट्यूब सेल्स जो कि प्लांट सेल में होते हैं और रेड ब्लड सेल जो कि ह्यूमन सेल में होते हैं, ये दोनों ऐसे सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि काम के लिहाज से इनमें न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं होती। सीव ट्यूब टेस्ट सेल ये फ्लोएम सेल्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड सम सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियाई, कुछ में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बाई न्यूक्लिएट और डाइक्रियोटिक सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें ज़्यादा सेल्स होते हैं, और यानी इनमें 2 सेल्स हैं। इसी तरह मल्टी न्यूक्लिएट और सिनोसिटिक सेल्स हैव मैनी न्यूक्लियाई, जैसा कि कुछ फंजाई, उनमें एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।